गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी सबको? यस सर। आप लोगों के पास बुक है डीके गोयल, तो 5.95 पेज निकाल लें आप लोग एक बारी। 5.95 पेज। Which illustration is there? कौन सी illustration है वहां पर? नंबर बताएं। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों को मेरी? बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को क्या? आ रही है। तो कौन सी illustration है बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ illustration नंबर बताओ कौन सी, आप बोल ही नहीं रहे आप लोग। पेज नंबर 5.95 सर 74 है वो। 74 illustration आपको निकालनी है। बड़े स्क्रीन पे आपको विजिबल illustration 74? यस सर। हेलो, हाँ जी। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 74 करेंगे बेटा हम लोग। पहले इलस्ट्रेशन 74 इलस्ट्रेशन 74 को स्टार्ट करने से पहले आपको पेज विजिबल है स्क्रीन पे डेथ ऑफ अ पार्टनर का? यस सर।
एक बार ये फॉर्मेट रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। जब आप डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर की कैपिटल को लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस को। देन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और रीवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड में। अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सी डिसीज्ड पार्टनर है तो सी का गुडविल का शेयर ए और बी के नाम से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में सी का शेयर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे कि P&L सस्पेंस अकाउंट में सी का शेयर, और प्रॉफिट एंड P&L सस्पेंस के नाम से सी का प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ। डेबिट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉसेस, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट अकाउंट। पहले हम क्रेडिट साइड को रिव्यू कर लेते हैं, वो बेटर होगा। क्रेडिट साइड में पहले पार्टनर की कैपिटल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे डिसीज पार्टनर का गुडविल का शेयर गेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो में, थर्ड नंबर पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फोर्थ नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का शेयर, फिफ्थ नंबर पे सी के लोन की अगर फिगर लायबिलिटी साइड में अपेयर हो रही है तो वो लोन रीपे करेंगे। देन सिक्स्थ आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेवंथ आइटम डिसीज पार्टनर की सैलरी, एट्थ आइटम डिसीज पार्टनर की कमीशन, नाइन्थ आइटम डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, और अगर पार्टनर की रेशियो चेंज हो रही होगी तो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट अप टू शेयर ऑफ अप टू द डेट ऑफ डेथ गेनिंग पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो में। ये 10 आइटम्स राइट साइड पे हैं। डेबिट साइड में पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का अगर लॉस आ रहा होगा, थर्ड नंबर पे अगर गुडविल रिटर्न ऑफ करनी होगी, फोर्थ नंबर पे अगर सी ने फॉर्म से लोन लिया होगा तो उसका लोन माइनस करेंगे, फिफ्थ नंबर पे पार्टनर की ड्राइंग्स, सिक्स नंबर पे पार्टनर का ड्राइंग का इंटरेस्ट, सेवेंथ नंबर पे P&L सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू अगर पार्टनर का प्रीवियस ईयर के या पार्टनर का अप टू डेट ऑफ डेथ अगर लॉस आ रहा है, और अगर रेशियो चेंज हो रही तो लॉस का शेयर गेनिंग रेशियो में, और इसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड को, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आता है जनरली तो ये वो अमाउंट होता है जो हमने सी के एग्जीक्यूटर को उसकी डेथ के ऊपर पे करना होता है। इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मेनली डेथ में इसी ही कैपिटल अकाउंट को बनाने का क्वेश्चन और इसकी जनरल एंट्रीज आती हैं। इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए एक वर्किंग नोट बनाना होता है, और सेकंड नंबर पे हमें जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ है उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। बाकी सारे आइटम डायरेक्ट भी प्लेस की जा सकती हैं। इस फॉर्मेट की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं इसको क्लोज करके नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को निकालूंगा। सर ले लिया। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज का? यस सर।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हेलो, हेलो, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप सेम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें और अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, एज वी हैड ऑलवेज अ डिस्कशन, कि हमारे लिए क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट हमें दी गई है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो रिक्वायरमेंट को आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या चीजें उसमें बनाने के लिए कही गई हैं। क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, आर की डेथ हुई है, आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और सर्वाइविंग पार्टनर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी बैलेंस शीट बनानी है। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री पर बेस्ड हमने करा था। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको करना है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना है जैसे हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते थे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मेट जो पीछे बताया गया था उसको माइंड में सेट करना होता है। अब क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए। बैलेंस शीट को पहले ऑब्जर्व करेंगे, एसेट साइड के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं पी&एल की डेबिट बैलेंस के नाम से या एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से। तो पी&एल और एडवर्टीजमेंट अकाउंट तो यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये वाली ट्रीटमेंट खत्म हो गई। यहाँ बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल दी होती है, उसको राइट ऑफ करते हैं, गुडविल भी नहीं है तो वो पॉइंट भी खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी प्रेजेंट में देखें तो ऐसा जिस एसेट साइड में कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास करने के लिए नहीं है, लाइक राइटिंग ऑफ गुडविल और राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये जरूर हो सकता है कि नीचे क्वेश्चन को जब हम बैलेंस शीट के बिलो पढ़ेंगे तो हो सकता है इन एसेट में कोई रिवैल्यूएशन हुआ हो तो रिवैल्यूएशन को हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फार दो चीजें तो नहीं है। लायबिलिटी साइड में जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, ये जो एम्प्लॉइज का पीएफ का अमाउंट है, आप सब लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फर्म की लायबिलिटी होता है, ईपीएफ जो है वो फर्म की लायबिलिटी है। प्लीज एम्प्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को समझ लें। पीएफ फर्म की लायबिलिटी है, पीएफ का पैसा पार्टनर ने अपने एम्प्लॉइज को उनके रिटायरमेंट पे करना होता है, तो ये लायबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज होती है। लेकिन जो एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व है, वो कंपनसेशन रिजर्व जो 8,000 बनाया है, ये हमें तभी पार्टनर को, मतलब ये रिजर्व तभी यूटिलाइज होगा जब हमारा कोई एम्प्लॉय के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन अराइज होगा। अदरवाइज ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर कंसीडर करना होगा कि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी राइज हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई लायबिलिटी राइज नहीं हुई होगी फिर फुल 8,000 में पार्टनर्स के बीच में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। इसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व ये दोनों अमाउंट फॉर्म की लिए फॉर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। हाँ जी, स्कैनर शेयर कर दो। इसके बाद
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बाद नेक्स्ट अब बिलो जाए तो यहां लिखा है PQ और पार्टनर है 2:1 की रेशियो में, और पार्टनर की डेथ के केस में जो उसके एग्जीक्यूटर्स होंगे उनको हमने ये अमाउंट क्रेडिट करने हैं। अब क्या क्या पे करना है उसको, वो कह रहे हैं जब उसका आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसकी कैपिटल उसको रीपे करनी है डेट के टाइम पर। उसके डेट के टाइम पर उसकी कैपिटल रीपे करनी है। और रिजर्व्स में उसका शेयर देना है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम पार्टनर्स के बीच में ये रिजर्व्स तो तब भी डिस्ट्रीब्यूट करते, और वो आपको क्वेश्चन में हाईलाइट भी कर रहा है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर की कैपिटल उसके अकाउंट में डालनी है, उसका प्रॉफिट का शेयर उसके अकाउंट में डालना है, और उसका जो प्रॉफिट, ये जो अमाउंट है ये वाला प्रॉफिट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्लस 10% ऐड करके उसको रीपे करना है। हमें एक ये अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में पहले। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी, इसमें कह रहा है बाय वे ऑफ गुडविल। वो कह रहा है जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके गुडविल के लिए पिछले 3 सालों में, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 3 सालों में फर्म ने जितना टोटल प्रॉफिट अर्न करा है 3 years के अंदर, उसमें जितना डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर था उतने के ही बराबर उसकी गुडविल की वैल्यू उसको पे करनी है। यानी यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल वगैरह पे के बेसिस पर नहीं दी गई है कि आप एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड या कोई और मेथड लगाओ। तो यहां पर आपको कोई भी मेथड नहीं कहा, उसने एक रैंडम आपको अमाउंट कह दिया कि भाई इतना अमाउंट आप, जितना पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है, जितना आपका प्रॉफिट का शेयर है उतना अमाउंट आप, उतना प्रॉफिट का अमाउंट आप, जितना पिछले 3 सालों में आपने उसको प्रॉफिट पे करा है उतना अमाउंट आप उसको, पिछले 3 years में जितना प्रॉफिट का उसका शेयर रहा है उतना अमाउंट आप उसको बाय वे ऑफ गुडविल दे देंगे। पिछले 3 सालों की कैलकुलेशन के लिए 3 years के प्रॉफिट गिवन है। फिर लिखा है पार्टनर इनमें से आर की डेथ हुई है और आर की 1 जुलाई 2018 को डेथ हुई है। पिछली बैलेंस शीट 31 मार्च की है, यानी अप्रैल में जून, यानी पार्टनर की डेथ पिछली बैलेंस शीट के 3 months के बाद हुई है। तो यहां पर हमें उसको, मतलब 3 months के बाद डेथ हुई है, वो कह रहा है उसने अपनी डेट ऑफ डेथ तक 5000 की ड्रॉइंग्स करी है। आगे इस लाइन को समझना है। यहाँ वो कह रहा है आर के एग्जीक्यूटिव को हमने पे ऑफ करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर को, यानी उस पार्टनर का बैलेंस जितना भी आउटस्टैंडिंग आता है या तो हम उसको पे करते हैं या हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन में साफ साफ आपको कह रहा है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर का सारा अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर्स को पे किया जाएगा। अब फर्म ने क्या डिसाइड करा कि भाई अगर उसको पैसे देने हैं तो एक लाइन एंड में उन्होंने लिख दिया आपके लिए कि फर्म ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो पैसा कम पड़ रहा होगा वो फर्म ने अपनी इन्वेस्टमेंट को एट पार इन नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया और उस आए हुए पैसे में से एग्जीक्यूटर को पे कर दिया। कैसे करना है ये पॉइंट मैं आंसर के दौरान आपको बताऊंगा।
अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अब आंसर की तरफ प्रोसीड करना चाहिए हमें। बेटा प्लीज आंसर, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। है सर। 2 बच्चों को समझ आया अभी तक 14 बच्चों में से? यस सर, आ गया। ऋतु यहां तक क्वेश्चन क्लियर है आपको? मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा जो मेरी बात का आंसर नहीं देगा। ऋतु क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। यति, यस सर। भारवी, यस सर। रणबीर, यस सर, आ गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में नहीं रखी गई है। अब आपके पास यानी डायरेक्ट आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही डायरेक्ट बनाना है। रीवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 कैलकुलेशंस मुझे करनी होंगी, एक उसके गुडविल का शेयर और एक उसके प्रॉफिट का शेयर। तो मैं पहले पॉइंट नंबर सी के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं, यहां से आंसर सॉल्व कर रहा हूं मैं। पॉइंट सी कहता है उसका प्रॉफिट का जो शेयर है वो 3 इयर्स प्रॉफिट पर बेस्ड रहेगा और उसमें 10% हम उसको एक्स्ट्रा भी पे करने हैं गुडविल के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब प्रीवियस ईयर में जो 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, यानी इसको ऐड कर लेते हैं। 16,000 रुपए का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 16,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 15,400। टोटल करेंगे हम तो 32, 42 और 5 47,400 रुपए प्रीवियस 3 ईयर का सम टोटल है प्रॉफिट का। अब उसने क्या कहा था कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर, प्रोपोर्शन मतलब शेयर, उसका जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा डेट ऑफ डेथ तक का वो एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड होगा। अब प्रीवियस ईयर के एवरेज करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 47,400 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये अमाउंट आपका 15,800 आ जाएगा। तो 15,800 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको आर का इसमें शेयर देना है, तो 15,800 आपका एवरेज प्रॉफिट है, और 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हुई है तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और आर का शेयर लगाएंगे। पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर 2:1:1 दी गई है और आर इनमें से थर्ड पार्टनर है, तो आर का प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 987 रुपीज आएगा। अब उसने कहा था जितना उसका शेयर आए उसमें 10% प्लस करना है, यानी एक्स्ट्रा देना है, तो 10% ऑफ रुपीज 987 निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 99 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो आपने उसको 987 प्लस 99 टोटल करेंगे तो 1086 रुपीज उसका प्रॉफिट का शेयर है अप टू डेट ऑफ डेथ। ये नहीं आया आपको समझ तो पहले आप ये पूछिए मेरे से। बेटा आप जितनी जल्दी कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा बेटा। यस सर, आ चुप गया। रहना, चुप रहना,
बिहाइंड द क्लास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. प्लीज ट्राई टू बी इंटरैक्टिव. दिस इज needed for class, this is needed for your career, this is needed in future when you will be into the jobs anywhere in the college, anywhere if you're doing law, anything. You have to be very much energetic and you have to a person of open mind. अगर आप close mind के साथ बैठे हैं तो you're trained नहीं हो रहे हैं आप. तो मैं आपको फोर्स, मैं चाहूँ तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व करके बोल करके चला जा सकता हूँ यहाँ क्लास से, लेकिन बट मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ एटलीस्ट आप बोलने की हैबिट में आएंगे तो वो आपको करियर में हेल्प आउट करेगा. चुपचाप बैठना और अपने माइंड पे जोर ना डालना मींस माइंड को डल करना है, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में होने से ही आपकी ट्रेनिंग होती है. आप लोगों को लगता है हम क्यों बोल रहे हैं, क्या फायदा होता है बोलने से, समझ तो आ गया. इट्स अ वेस्ट ऑफ थिंग. इट्स अ मतलब इट इज समथिंग काइंड, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो आपको लाइफ में बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा. यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग एंड इंटरेक्टिंग. सोशल लाइफ चाहिए तो ये हैबिट्स होनी चाहिए आपको इंटरेक्ट करने की अपने टीचर के साथ, देन यू कैन इंटरेक्ट विद अदर एज वेल. आजकल के बच्चे चुप होना सीख गए हैं बोलने की जगह, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, आपके लिए, कंट्री के लिए. नहीं बोलेंगे क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, आप बोल देंगे क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, पर फायदा बोलने के साथ करने में है. यस और नो ही बोलना है, ज्यादा मेहनत थोड़ी ना करनी है. सेकंड कैलकुलेशन कितनी थी, किसकी थी, डी पॉइंट की. गुडविल कितनी देनी है, पिछले 3 सालों में जितना उसका प्रॉफिट का शेयर रहा है. तो प्रीवियस 3 ईयर का जो प्रॉफिट का सम टोटल आया था वो 47,400 आया था. इस 47,400 के प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के सम टोटल में जितना आर का शेयर था, आर का शेयर है 1/4, तो 47,000 का 1/4 निकाल लीजिए, ये 11,850 आएगा. तो वो कह रहा है पिछले 3 सालों में जितना उसको प्रॉफिट का शेयर दिया गया, इस साल उतना ही उसको गुडविल का अमाउंट भी देना पड़ेगा. तो गुडविल का जो अमाउंट है वो एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड पर बेस्ड ना होकर के एवं ही कह दिया कि 3 सालों के प्रॉफिट में जो आर का शेयर उतना ही उसको गुडविल का शेयर दे दो. कोई बात नहीं, हम दे देंगे. 11,850 रुपए को पार्टनर आर की डेथ हुई है, रिमेनिंग पार्टनर पी और क्यू है, तो पी और क्यू को ये अमाउंट अपनी गेनिंग रेशियो में देना है. ये गेनिंग रेशियो क्या आएगी आपकी, 2:1:1 इनकी रेशियो है. यहाँ पर जिस पार्टनर की डेथ होगी इसके शेयर को स्ट्राइक कर दीजिए, गेनिंग रेशियो आ जाएगी 2:1. तो ये अमाउंट पी और क्यू आर को देंगे 2:1 के अंदर. जब 2:1 में वो ये अमाउंट देंगे तो ये अमाउंट 2:1 में जब बांटा जाएगा तो ये 7,900 आ जाएगा पी के लिए शेयर, और क्यू का शेयर इसमें आ जाएगा 3,950. ये उनका गुडविल का शेयर हो गया. ये 2 ही कैलकुलेशन पूरे ए से लेकर के ई पॉइंट तक नीडेड थी. इन कैलकुलेशन के बाद फॉर्मेटिंग करनी है कैपिटल अकाउंट की. क्या ये 2, देखिए जब भी आप नॉर्मल कोई भी आप डेट का क्वेश्चन करें, यू विल ऑलवेज फाइंड कि आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल कर लेनी चाहिए, और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अप टू डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना चाहिए. फिर क्वेश्चन होता चला जाता है, फिर तो केवल पोस्टिंग का काम रह जाता है लर्न करने वाला. आपको ये 2 बातें समझ आई बेटा मेरी कि पॉइंट नंबर सी और डी को पहले सॉल्व करना चाहिए, बाकी और ये वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं बोर्ड्स में, या आप कहीं पर हवा में नहीं करके दिखा सकते, कहीं ऐसे ही कहीं एट द कॉर्नर ऑफ योर पेज नहीं करेंगे, या आपको शो करने पड़ेंगे वर्किंग नोट.
क्या आप बच्चों को ये 2 वर्किंग नोट निकालने आ गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं ये पॉइंट? सर आ गया। सर आ गए। अब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए। अब इसमें पी क्यू आर में आर की डेथ हुई है, उसने ये नहीं कहा कि प्रिपेयर ओनली आर्स कैपिटल अकाउंट, उसने क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी सभी के बनाने पड़ेंगे। और एक बारी में समझ लीजिए, जो पीएनएल सस्पेंस की वैल्यू है वो सिर्फ आर के लिए निकाली जाएगी, बाकी पार्टनर तो अलाइव है, उनकी डेथ नहीं हुई है, डेथ की डेट तक का प्रॉफिट केवल आर के लिए निकाला जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन में जाएं और अपनी बैलेंस शीट से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में कैपिटल उतार लीजिए। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व 8000 आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ये जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये 8000 आपने पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। देन कंटीजेंसी रिजर्व है, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी आपने पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। अब मैं यहां तक लाइन डाल के बता रहा हूं आपको, ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए क्या? पार्टनर्स की कैपिटल, इंप्लॉइज कंपनसेशन रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व। अगर ये 3 पॉइंट लिखने आ गए तो आगे बढ़ेंगे। आ गया यस सर। सर। नंदिता Yes, sir. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. इसके बाद ये तो बाय अपीयरेंस ना बड़ा इजीली पता लग जाते हैं कि कैपिटल लिखनी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखने हैं। अब बाकी चीजें वन बाय वन डालना शुरू करें। यहां पर आपको प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ डालना है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ हमने कितना कैलकुलेट करा था? 1086। तो यहां से प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 1086। देन गुडविल के अमाउंट निकाले थे 7900 एंड 3950। इसका जो गुडविल का शेयर था वो पी और क्यू ने आर को दिया उनकी गेनिंग रेशियो में। ये मैंने कैलकुलेट करे हुए थे 7900 एंड 3950। ये गुडविल का शेयर आ गया आर का। और इस क्रेडिट साइड में एज पर फॉर्मेट और कोई अमाउंट इसमें नहीं है। अब ये आगे के 2 पॉइंट आपको समझ आ गए हो, जो मैंने पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर सी सॉल्व करा था प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के लिए, और पॉइंट नंबर डी सॉल्व करा है। यस सर आ गया। एक पॉइंट नंबर सी है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के लिए, और पॉइंट नंबर डी गुडविल के लिए है। ये कैलकुलेशन से लिए दोनों अमाउंट, बाकी अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर से हैं। डेबिट साइड में जाएंगे तो पी और क्यू को डेबिट करना होगा, क्योंकि उन्होंने आर का गुडविल का शेयर दिया है। क्योंकि आपकी एंट्री गुडविल के लिए क्या होती है? गेनिंग पार्टनर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर। पी का गुडविल का शेयर 7900 था, इसने गुडविल का शेयर 3950 दे रहा था, इसको टोटल गुडविल का अमाउंट मिलना था 11,850। तो आर को तो आपने कर दिया क्रेडिट। इस एंट्री में देखें पी और क्यू डेबिट भी तो होने हैं, तो पी और क्यू को हमने डेबिट करा है यहां पर। पी डेबिट, क्यू डेबिट और आर क्रेडिट। दोबारा बोलो बेटा। ओके डन। यहां तक करने के बाद ये 5000 की फिगर को आपको देखना है। ये 5000 की फिगर है पार्टनर की ड्राइंग की टिल द डेट ऑफ डेथ। ये ड्राइंग्स उसकी डेबिट साइड में आ जाएंगी यहां पर, टू बैंक के नाम से। अब ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है,
क्लोजिंग सिखानी है। अगर यहां तक कोई डाउट है किसी अमाउंट को लिखने में तो वो आप पूछ लीजिए मेरे से प्लीज। रणवीर, हाँ जी सर। डाउट है कोई बेटा यहां तक? नहीं सर, नहीं सर, आ गया समझ में। पक्का या वैसे ही मजाक कर रहा है मेरे साथ रात को? नहीं सर, आ गया समझ में। ठीक है। माधव, यस सर। कितना समझ आया यहां तक? यस सर। क्लियर है यहां तक? यस सर। ऋतु, यस सर। क्लियर है यहां तक बेटा? हाँ जी सर। भारवी, यस सर। अर्पित, यस सर। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। भाव्यार्थ, सर क्लियर। अक्षिता, सर क्लियर। अब क्या करना है? अकाउंट की क्लोजिंग सीखनी है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करना होगा। ब्लैक पेन से कर रहा हूं। यहां देखिएगा राइट साइड पे आर का मैंने टोटल करा, यहां से 27,936 आया। उसमें से मैंने 5,000 रुपए उसकी ड्राइंग के डेबिट साइड के माइनस कर दिए, तो 22,936 रुपीज आर के कैपिटल अकाउंट का आंसर है, जो ये बता रहा है कि आर के एग्जीक्यूटर्स को हमने 22,936 देने हैं आर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के फॉर्म में, और जो कि इन सभी अमाउंट का टोटल है। हमने यहां से आर की कैपिटल जोड़ी, आर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर जोड़ा, आर का प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ जोड़ा, गुडविल का शेयर जोड़ा तो 27,936 बना। 5,000 गुडविल के काट लिए तो 22,936 रुपए हमने आर के एग्जीक्यूटर को पे कर दे हैं। इसीलिए आर के अकाउंट की क्लोजिंग के आगे लिख दिया जाता है आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। दोबारा बोलूं बेटा? आ गया सर। रणवीर, आ गया सर समझ में। इसके बाद रिमेनिंग जो दो पार्टनर हैं पी और क्यू, इनका टोटल कीजिए। इनके टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस कीजिए, तो यहां से जो अमाउंट बचेगा वो पी और क्यू का आ जाएगा, और इनको हम पी और क्यू की एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे। और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है इन दोनों के आंसर की। ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, इनकी कैपिटल का बैलेंस है। आर की डेथ हो गई, वो एग्जीक्यूटर में चला गया। अब आर का एग्जीक्यूटर बनाइए, और एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड में यहां पर 22,936 लिख दीजिए। ऊपर से नीचे पोस्ट करके। क्या ये मैं दोबारा बताऊं 22,936? नो सर। अब क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ते हैं, वहां क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था आर्स एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। दिख रही है लाइन आप लोगों को? यस सर। इस लाइन का मतलब है कि आर के अकाउंट, आर के एग्जीक्यूटर का जितना अमाउंट बनता था वो हमने उसकी डेट ऑफ डेथ पर उसके एग्जीक्यूटर को पे ऑफ कर दिया, लोन में नहीं डाला। तो ये हमने पे ऑफ की एंट्री डाल दी 22,936 टू बैंक अकाउंट। यहां हमें लिखना चाहिए, वैसे ये थोड़ा लिखते कम है बुक के अंदर, आर एग्जीक्यूटर्स पेड ऑफ। आर के एग्जीक्यूटर्स को हमने पे ऑफ कर दिया।
यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे बात बताऊंगा बेटा। Yes, sir. अब थोड़ा सा मेरी बात को, बैलेंस शीट इज क्वाइट इजी, एक्सेप्ट एक पॉइंट को मेरे समझने की कोशिश आप करना। पहले मैं एक बात आपको रिकॉल करा दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, ये जो लाइन लिखी थी इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, तो हमने इन्वेस्टमेंट बेची। देखिए इन्वेस्टमेंट बेच करके या इन्वेस्टमेंट का जो ट्रांजैक्शन है बेचने वाला, यार उसका कैपिटल अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, ना ही उसका लिंक एग्जीक्यूटर से है। इन्वेस्टमेंट बेचने का डिसीजन आर के मरने के बाद पी और क्यू का था कि चलो हम इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और आर के एग्जीक्यूटर का पैसा देने की कोशिश करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेची होगी वो पैसा उनके कहां पर आया होगा, उनके बैंक में। समझ आती है बात ये आपको? सर दोबारा Yes. बोलना। ये जो क्वेश्चन में लिखा था कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये लाइन अंडरलाइन करी थी मैंने, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। ये इन्वेस्टमेंट किसने बेची होगी? क्यू तो मर गया, आर तो मर गया, तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचने का फैसला किसका रहा होगा? पी और PQ। तो पी और क्यू ने जो इन्वेस्टमेंट बेची होगी उसका पैसा उनके कहां जमा हुआ होगा? बैंक। उनके बैंक में आया होगा वो पैसा। तो इसका मतलब ये है, प्लीज ये क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उनके पास उनके ऑफिस में 6,000 रुपए का कैश पड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। यानी जब आर की डेथ नहीं हुई थी तो पी क्यू आर की जो फॉर्म थी उस फॉर्म के पास 6,000 रुपए का बैलेंस था। अब फॉर्म में ये बात, तो जब आर की डेथ हुई तो पी और क्यू ने क्या देखा होगा कि यार फॉर्म के पास तो कितने रुपए पड़े हुए हैं? सिर्फ 6,000 रुपए पड़े हुए हैं कैश में, और हम ये नहीं चाहते कि आर के एग्जीक्यूटर को हम उधार करें, हम आर के एग्जीक्यूटर को भी पे करना चाहते हैं। तो पी और क्यू ने डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में पड़ी है कितने रुपए हैं? 15,000। 15,000 है। अब ये जो बैलेंस शीट में इनके पास कैश पड़ा था, इस कैश में से प्लीज समझना 5,000 रुपए विड्रॉन के लिखे हुए हैं। आर अपने मरने से पहले फॉर्म से 5,000 की ड्राइंग कर चुका है, तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम तो नहीं, एक्चुअल में ही ऐसा है, क्योंकि ये कैश बैलेंस 31 मार्च का है और उसके 3 महीने बाद पार्टनर मरा, उसने 5,000 की ड्राइंग करी, तो ड्राइंग करने के बाद फॉर्म के पास सिर्फ कितना कैश बैलेंस रह गया था? उसके 1,000। 1,000 का बैलेंस। उन्होंने कहा अब तो फॉर्म में केवल 1,000 रुपए ही पड़े हैं और एग्जीक्यूटर को पे करना है, तो उन्होंने ये देखा कि कहां से पैसे आ सकते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब इन्वेस्टमेंट को 15,000 में बेच दिया। अब कितने रुपए इकट्ठे हो गए हमारे पास टोटल? यार ये तो गलत बात है, आप बोल ही रहे हैं। 16,000। 1,000 तो कैश में से बचे थे और 15,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो फॉर्म के पास 16,000 रुपए आ गए। दोबारा बोलूं? नो सर। ठीक है, यहां देखें, फॉर्म के पास 16,000 रुपए ही इकट्ठे हो पाए, और जबकि हमने आर के एग्जीक्यूटर को फॉर्म के पास 16,000 रुपए ही इकट्ठे हुए, जबकि आर के एग्जीक्यूटर को हमने कितने रुपए की पेमेंट करी है? 22,936 रुपए की पेमेंट करी है, जबकि फॉर्म के पास सिर्फ 16,000 रुपए थे, तो 6,936 रुपए फॉर्म के पास डेफिसिट थे। तो फॉर्म ये बचा हुआ पैसा कहां से लाई होगी? और तो फॉर्म के पास कोई सोर्स नहीं है। जब किसी के पास कोई सोर्स नहीं रहता तो हम बैंक से ओवरड्राफ्ट रेज करते हैं,
पर ओवरड्राफ्ट कब रेज करते हैं? जब हमने किसी के चेक की क्लियरेंस करनी हो, यानी बैंक हमारे चेक की पेमेंट करेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट लगेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तो नहीं लगेगी। तो हमने ये मान लिया कि फर्म ने इतने रुपए कहीं ना कहीं से बैंक लोन को लेकर के रेज करे होंगे। आप बोलो सर किसी बाहर के आदमी से भी तो लोन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो दो आंसर लिखे जा सकते हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट या एक बैंक लोन। प्रेफरेबली ओवरड्राफ्ट चेक की पेमेंट में होता है, हम बैंक लोन कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि फर्म ने आर के एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने के लिए 6,936 का लोन लिया होगा, इसलिए आंसर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैंक लोन डालना होगा आपको। ये कैसे आया, एक कैलकुलेशन में दोबारा बताता हूं। फर्म की बैलेंस शीट में क्वेश्चन पे 6,000 रुपए की बैलेंस पड़ा था कैश में, 5,000 इसने 5,000 इसमें से आने ड्रॉइंग कर ली, फर्म के पास 1,000 का बैलेंस बचा, फर्म ने 15,000 में इन्वेस्टमेंट बेची, फर्म के पास तब भी 16,000 रुपए ही इकट्ठे हुए, फर्म ने 22,936 रुपए की पेमेंट आर के एग्जीक्यूटिव्स को करी, जबकि केवल 16,000 ही हमारे पास पड़े थे। तो 6,936 रुपया फर्म के पास कम था, तो इतने रुपए का फर्म ने लोन लिया होगा। किसी बच्चे को पूछना लोन कहां से आ गया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। डन है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब यहां देखो, आप बैलेंस शीट की ऐसे साइड में जो कैश था वो कैश यहाँ आंसर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैश तो हमने आर को पे करने में खर्च कर दिया, तो कैश बैलेंस खत्म हो गया है, तो इसलिए कैश नहीं आएगा आंसर के अंदर। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है और क्वेश्चन की बैलेंस शीट को दोबारा से कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं, बिल्डिंग, डेटर, बीआर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट तो बिक गई और कैश खत्म हो गया, 4 एसेट बची हैं, बिल्डिंग, डेटर, बीआर, स्टॉक। इन चारों एसेट को सेम बुक वैल्यू पर आंसर में उतार दीजिए। रीवैल्यूएशन तो हुआ नहीं, तो सेम वैल्यू पे बैलेंस शीट कॉपी होगी। पर भूल करके भी इस क्वेश्चन के आंसर में ये कैश मत उतार देना आंसर के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट मत उतार देना, क्योंकि दोनों एसेट खत्म हो चुकी हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ एसेट साइड में अपीयर होता है बाय P&L सस्पेंस के नाम से। तो ये आर का जो आपने उसको प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ दिया था ना 1,086 रुपया, ये 1,086 रुपया आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी अपीयर होगा। लायबिलिटी साइड में जाएंगे तो क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दो लायबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर, इनको एज इट इज उतार दीजिए नीचे अपने आंसर के अंदर। एंड देन आफ्टर दैट बैंक लोन मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको अभी। पार्टनर्स की कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, 17,100 पी का आंसर था, 11,050 बी का आर का आंसर, क्यू का आंसर था, तो ये दोनों के कैपिटल के बैलेंस आ गए बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर से, 17,100 और 11,050। फिर टोटल करेंगे 60,086, दोनों साइड से हमारा टोटल आ जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी था कल की क्लास से पहले, इसलिए मैंने कराया ताकि आपको 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन भी करना आ जाए। अब आप देखें, ये सारे वर्किंग नोट में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो बैंक का बैलेंस इन्होंने निकाला है, मैंने प्लस माइनस करके सिखाया है आपको, आप चाहते तो यहाँ पर बैंक अकाउंट बना के भी आंसर निकाल सकते थे। 6,000 कैश आ जाता बैंक के अंदर, 15,000 इन्वेस्टमेंट के आ जाते, 6,936 लोन कैलकुलेट करके बताया उसके आ जाते, आर की कैपिटल आर ने ड्राइंग करी थी वो अमाउंट हो गया, आर के एग्जीक्यूटिव को पे करा। आप ऐसा भी कर सकते, लोन कितना लेना था ये पता लगाना हो तो आपने आर की ड्राइंग लिख दो, आर के एग्जीक्यूटिव की पेमेंट लिख दो। 27,936 रुपए हमारे पास पेमेंट हुई और हमारे पास केवल 15 और 6 21,000 रुपए थे। तो एक 27,936 में से 21,000 माइनस करेंगे तो हमारे को 6,936 के बैंक लोन की जरूरत पड़ी होगी,
तो बैंक लोन की कैलकुलेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे इन्होंने बैंक अकाउंट बना के निकाली है, और ये वर्किंग नोट बना के निकाली है, या ऑल्टरनेटिवली लिखा है आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। मैंने इस तरीके से बताई है। ये आर का गुडविल का शेयर है और ये आर का प्रॉफिट का शेयर है। 2 वर्किंग नोट हो गए, एक बैंक का वर्किंग नोट हो गया, 3 वर्किंग नोट, और इसका आंसर खत्म हो गया। दोबारा बोलो बेटा। नो सर। देखिए इतनी ही इन डेप्थ जाकर के क्वेश्चन को 1 बाय 1 करना होता है, बहुत डेडिकेशन के साथ चीजों को पढ़ना होता है। मेरा अपना मानना शुरू से ये रहा है और मैं आपको बार बार गाइड करता हूं, आप किसी भी चैप्टर के 8 से लेकर के 10 लॉन्ग क्वेश्चन अगर अपनी मेहनत से कर लोगे, इस तरह से मार्क करते हुए कि ये अमाउंट कहाँ से, पहले तो मैंने सिखाया आपको, कॉपी पे करना सिखाया, होमवर्क कीजिए, फिर आप उसी दौरान अपने कुछ क्वेश्चन अपने आप अपनी पेंसिल उठा करके उस पे पेन से वर्क कीजिए, पेंसिल से, कि कैसे कैसे अमाउंट निकले हैं। तो इससे काफी सारी इलस्ट्रेशन रिवाइज होती हैं। तो सिर्फ इस तरह से वर्क करना जरूरी है, जो नहीं कि लिख करके ही करना है। आपको लिख करके चैप्टर आ जाए, पर आपको अगर लगता है और मुझे पढ़ने हैं इलस्ट्रेशन, तो उनको इस तरह से पढ़ना चाहिए। होमवर्क में आज के मैं एक इलस्ट्रेशन ऐड कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 75। इसमें आपको नॉर्मल वर्क करना है कल वाला, सिर्फ भारती की डेट, तो ये भारती का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज डालनी है। मेरा क्वेश्चन तो लेंथी था, जो मैंने आज करा था लेंथी वाला क्वेश्चन, व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नीडेड। मैंने कहा था 2 तरह के क्वेश्चन है, जब केवल डिजीज पार्टनर अकाउंट बनाना होता है तो वो छोटा आंसर होता है, जब सभी का कैपिटल अकाउंट बनाना तो बड़ा आंसर होता है। तो बड़ा वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप विश्वास कर सकें तो these two questions are the most important, and हर एक टीचर की नजर में ये 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं डेथ के। जितने भी आप एग्जाम उठाओगे, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है डेथ में, कभी भी नहीं आया 20 सालों के अंदर। इलस्ट्रेशन 74 और 75 जैसा क्वेश्चन 75 करके लेकर आएंगे अलॉन्ग विद द प्रीवियस होमवर्क। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ जो मैंने पढ़ाई है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको भी एक बार देखिएगा पीडीएफ को जो मैं रीशेयर कर रहा हूं, और अपने प्लीज इलस्ट्रेशन 75 कल करके लेकर के आएंगे।